नमस्कार दोस्तों, बिग के टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आज भी हम लोग हिंदी व्याकरण से एक चैप्टर देखने वाले हैं, अलंकार देखेंगे। और अलंकार से ये मेरा पार्ट 2 वीडियो होगा। आपको हम बता दें कि पार्ट 1 में हम जो है 24 क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो में भी हम लोग जो है PYQ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और ये PYQ क्वेश्चन जो होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। चाहे आप जो है सीटेट की तैयारी कर रहे हो, TGT की तैयारी कर रहे हो, PGT की तैयारी कर रहे हो, या यूपी पुलिस हो, या छोटा सा भी एग्ज़ाम हो कांस्टेबल का भी, उसमें ये क्या करेगा, हेल्पफुल होगा। यहाँ से समझ जाइए कि 2 से 3 प्रश्न जो होगा आपके एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाएगा, इससे कम नहीं पूछा जाएगा, इससे अधिक पूछने की संभावना रहती है। तो चलिए इस वीडियो से हम लोग आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, 24 तक हम लोग देख लिए थे। 25 नंबर देख लीजिए। 25 कह रहा है कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। कह रहा है कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार आपको क्या करना है, बताना है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार ये कहता है कि जहाँ वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास होता है। विरोध का क्या होता है, आभास होता है। और विरोध कब होगा भाई, जब उल्टा काम होगा। कब होगा जी, विरोध कब होगा, जब उल्टा काम होगा। तो क्या होता है, विरोध होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी जो है किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में अगर उल्टा शब्द मिल जाए या विरोधाभास वाला शब्द मिल जाए, तो समझिए कि वहाँ पर क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पापी मनुज का मतलब मानव या मनुष्य। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकाल रहा है। पापी मनुज का मतलब होता है कि बुरा करने वाला इंसान, बुरा सोचने वाला इंसान आज क्या कर रहा है, राम नाम निकाल रहा है अपने मुँह से, मतलब अच्छा काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है बुरा इंसान है ना जी। अब राम नाम यहाँ पर निकाल रहा है, यानी कि अच्छा काम के लिए निकाल रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पर जो है एक दूसरे का उल्टा मिल गया, बुरा और अच्छा, देख रहे हैं ना, अपोजिट है। तो जहाँ पर भी विरोधाभास की भावना झलके, थोड़ा सा विरोधाभास हो या विलोम शब्द आपको मिल जाए, तो समझिएगा कि वहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आई होप आप समझ चुके हैं, लेकिन आप समझिए, अभी विभावना से भी बहुत सवाल पूछा जा रहा है। तो विभावना में होता क्या है, यहाँ सिंपल आपको याद रखना है। यहाँ पर जो होता है, कारण नहीं दिया रहता है। क्या नहीं दिया रहता है, कारण नहीं दिया रहता है, और कार्य होता है। कारण नहीं दिया रहेगा और कार्य होगा। तो याद रखिएगा, जिस अलंकार में कारण का पता न चले और कार्य हो जाए, उसे हम लोग विभावना अलंकार कहते हैं। अभी उदाहरण आएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। देखिएगा, 26 नंबर कह रहा है, बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मरी वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो आपको हम बताए थे कि जब भी किसी शब्द को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, यदि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। थोड़ा सा हम लोग इस एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि विधु का मतलब क्या होता है। विधु का मतलब जो होता है, चंद्रमा होता है, यही समझना है। विधु का मतलब क्या होता है, चंद्रमा होता है। तो समझिएगा, बाधा था विधु को किसने, यानी कि किसने चंद्रमा को बाधा था काली जंजीरों से। बताइए, ऐसा संभव है क्या कि कोई जो है चंद्रमा को काली जंजीरों से बांध सकता है क्या, नहीं बांध सकता है। यानी कि यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है, बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा, सलेश अलंकार में होता क्या है कि इसमें एक ही शब्द दिया रहता है। क्या दिया रहता है, एक शब्द दिया रहता है, लेकिन उसके अर्थ जो होता है अनेक होते हैं। तो कहे कि यदि किसी अलंकार में, यदि किसी वाक्य में एक ही शब्द दिया रहे,
यदि किसी वाक्य में एक ही शब्द दिया रहे और अर्थ क्या हो, अनेक हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सलेश अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सलेश अलंकार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे एग्जाम्पल आएगा तो समझ लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, 26 के बाद 27 पर आ गए हम लोग। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन दिए गए विकल्पों में से करना है। यानी कि जो विकल्प दिया गया है उसी में से क्या करना है, आपका आंसर होगा। कह रहा है कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले जान जाइए सुमन का मतलब क्या होता है। सुमन का मतलब जो होता है, प्रवाची शब्द लिख रहे हैं यहाँ, प्रसून होता है। और प्रसून को ही हम लोग बोलते हैं कुसुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुसुम बोलते हैं। कुसुम को ही हम लोग बोलते हैं पुष्प, और पुष्प को ही हम लोग बोलते हैं फूल। आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सुमन का मतलब होता क्या है। अब समझ जाइएगा, थोड़ा सा उल्लेख अलंकार के बारे में हम बताते हैं आपको कि उल्लेख अलंकार में क्या होता है कि एक ही वस्तु दिया रहता है और उसका वर्णन जो होता है कई प्रकार से होता है। एक वस्तु दिया रहेगा और उसका वर्णन जो होगा कई प्रकार से होता है। जैसे समझिएगा, कह रहा है कि तू रूप है किरण में, यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर रूप का वर्णन कर रहा है किससे, किरण से। और सौंदर्य है सुमन में, और सौंदर्य का वर्णन जो है किससे, पुष्प से, फूल से यहाँ पर किया जा रहा है। मतलब एक ही रूप का जो है कई तरीके से उल्लेख किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है। तो स्पष्ट यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर जो है उल्लेख अलंकार है। आई होप आप समझ चुके होंगे। और आपको अभी हम क्या बताए थे, विभावना में आपको हम क्या बताए थे, जहाँ कार्य जो होता है, कार्य जो होता है आपका बिना कारण के होता है। कार्य जो होगा बिना कारण के होगा, यानी कारण नहीं दिया रहेगा फिर भी कार्य हो जाएगा। हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, नीचे आपको एग्जाम्पल्स मिलने वाला है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 नंबर देख लीजिए। 28 कह रहा है कि जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ होता है। उपमेय का क्या करना है, निषेध करना है, मतलब हटा देना है, उससे लेना देना नहीं है। तो उस रूप, उस स्थिति में जो होता है आपका जो होता है अपहनुति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार, अपहनुति अलंकार होता है कि जहाँ पर नकारात्मक शब्द आ जाए। मान लीजिए कि कोई शब्द वाक्य दिया होगा यहाँ पर और उसमें कोई नकारात्मक शब्द मिल जाए, जैसे नहीं शब्द मिल जाए, तो समझ जाइएगा कि उसमें क्या है जी, अपहनुति अलंकार है। इसका परिभाषा ही होता है कि जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ अलंकार जो होता है अपहनुति अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी से रिलेटेड है। कह रहा है 29 नंबर, किस पंक्ति में अपहनुति अलंकार है। अपहनुति अलंकार का मतलब क्या हो गया कि आपको एक ट्रिक के माध्यम से क्या करना है, निषेधात्मक शब्द को ढूंढ लेना है। निषेधात्मक शब्द का मतलब क्या होता है, नकारात्मक शब्द को क्या करना है, ढूंढ लेना है, जिसमें नहीं शब्द दिया रहे। देखिए किसमें दिया है, यह चंद्र नहीं मुख है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी नंबर। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, सादृश्य मूलक अलंकार की बात किया है यहाँ पर। तो देखिए रूपक क्या है, सादृश्य मूलक है। उत्प्रेक्षा भी क्या है, सादृश्य मूलक है। उपमा भी क्या है, सादृश्य मूलक है। आपका जो विशेषोक्ति अलंकार है ये सादृश्य मूलक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। और समझिए यहाँ पर कि विशेषोक्ति का उल्टा शब्द क्या होता है। विशेषोक्ति अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है अगर पूछे तो याद रखिएगा, विभावना अलंकार होता है। क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। आपको हमने विभावना में क्या बताया था, विभावना में बताया था कि कारण नहीं होगा। क्या होगा, कारण नहीं होगा फिर भी क्या होगा, कार्य होगा। बस इतना ही से आपको ध्यान रखना है। तो और जो है विशेषोक्ति में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो है उल्टा हो जाएगा, माने कारण होगा, कारण होगा पर इसमें जो है कार्य नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया। तो पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि विशेषोक्ति अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है। तो याद रखिएगा विभावना अलंकार होता है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 देख लीजिए।
31 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह 31 देख लीजिए, कह रहा है कि निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। कह रहा है कि पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवत हंसी। तो अब समझिएगा थोड़ा सा, बताइए पानी बीच का मतलब क्या है कि पानी है। पानी है का मतलब क्या क्या है यहाँ पर, कारण है। फिर भी मीन प्यासी रह जा रही है। मीन प्यासी का मतलब मछली प्यासी हो जा रही है। तो यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। कारण है पर कार्य नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको हम बताए थे कि कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा 21 का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर से समझ लीजिए, पानी बीच मीन प्यासी, माने पानी है मतलब क्या है, कारण है। फिर भी मीन प्यासी मतलब फिर भी कहाँ कार्य हो रहा है। तो जब कारण हो और कार्य न हो तो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा। यानी कि सामान्य बात का विशेष बात से या विशेष बात का सामान्य बात से जब समर्थन किया जाता है तो वो यहाँ वहाँ पर याद रखिएगा अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। कौन सा, अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाता है। जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाता है। और संदेह अलंकार के बारे में आपको हम क्या बताए थे कि जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का बोध हो। एक दूसरी वस्तु को देखकर संशय होने का जब बोध होगा तो वहाँ संदेह अलंकार हो जाता है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। कह रहा है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। कह रहा है कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। तो डायरेक्टली ये डिफिनीशन लिख दिया है अनुमान अलंकार का। इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा अनुमान अलंकार में कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन होगा तो वहाँ पर अनुमान अलंकार हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। लेकिन बताइएगा कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा अलंकार के 3 भेद होते हैं। अलंकार के वर्गीकरण करने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था, वामन ने किया था। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। 34 नंबर कह रहा है उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें अलंकार है। इसमें ध्यान दीजिएगा, मानवीकरण अलंकार के बारे में ध्यान दीजिए। इसमें जो होता है जब निर्जीव वस्तु को क्या बनाया जाए, सजीव बनाया जाए। जब निर्जीव को क्या बनाया जाए, सजीव बना दिया जाए तो समझ जाइएगा कि उसमें जो है मानवीकरण अलंकार है। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। कह रहा है कि उषा सुनहले तीर बरसती। उषा का मतलब क्या होता है, उषा का मतलब होता है भोर या सुबह। उषा का मतलब क्या होता है, भोर या सुबह। तो बताइए कि सुबह जो है क्या सुनहले तीर बरसा सकती है क्या। सुबह और भोर जो है तीरों की वर्षा कर सकती है क्या, नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर जो है निर्जीव को क्या किया जा रहा है, सजीव बताया जा रहा है। तीर बरसाने का काम तो सजीव आदमी का होता है, लेकिन यहाँ पर सुबह और भोर जो है क्या कर रही है, किरणों के साथ तीर बरसा रही है। यानी कि निर्जीव को यहाँ पर सजीव बताया गया है। तो समझिए कि यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 35 नंबर देख लीजिएगा। 35 क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखिएगा। 35 कह रहा है कि दिवसा व शाम का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिशी धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो ध्यान दीजिएगा, इन पंक्तियों में है, आप कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में जो है मानवीकरण अलंकार है। कैसे मानवीकरण अलंकार है समझ लीजिएगा। दिवसा व शाम का मतलब क्या होता है, शाम का समय। क्या होता है, शाम का समय, शाम का समय। मेघमय आसमान से उतर रही है। बताइए मेघ जो है, बादल जो है क्या आसमान से उतर सकता है, बादल तो खुद क्या है,
निर्जीव है और इसको आसमान से उतरने की बात किया जा रहा है, यानी कि मेघ को क्या बनाया जा रहा है, यहाँ सजीव बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, जब निर्जीव को सजीव बनाने की बात आए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए, 36 कह रहा है निम्नलिखित में कौन शब्द अलंकार है, कौन शब्द अलंकार है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो यमक अलंकार आया हुआ है ये शब्द अलंकार का क्या है, ये भेद है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ध्यान रखिएगा, यमक अलंकार जो होता है इसमें ध्यान रखिए कि ये जो होगा दो बढ़ाएगा, कितना बढ़ाएगा, एक ही शब्द जो है दो बढ़ाएगा, एक ही शब्द कितना बढ़ाएगा, दो बढ़ाएगा या दो से अधिक बार आएगा और हर बार अर्थ जो होगा अलग होगा। अर्थ क्या होगा, अलग होगा। तो समझिए कि वहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। उपमा अलंकार का पहचान बताया था, योजक चिन्ह के साथ क्या मिलेगा, सा सी और से मिलेगा। तो समझिएगा कि वहाँ पर उपमा अलंकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 37 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आप देख रहे हैं, सरंग ले सरंग चली, तो इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। आपको हम बताए थे कि एक ही शब्द दो बार आ जाए तो बिना सोचे कहिएगा वहाँ पर यमक अलंकार है। अब देखिएगा अगला एग्जाम्पल, कानन कठिन भयंकर भारी, ऑप्शन बी है कानन कठिन भयंकर भारी। इसमें देख रहे होंगे क वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। कानन में क है और कठिन में क्या है, क है। तो जब यहाँ वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो समझ जाइएगा कि वहीं पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर रहे हैं 38 नंबर, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौड़ाए वा पाए बौड़ाए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कनक और कनक दो बढ़ाया है, एक ही शब्द दो बढ़ाया है। तो समझिए कि आपका यमक अलंकार है। कैसे यमक अलंकार है, तो समझिए इस कनक का मतलब जो होगा धतूरा होता है। क्या होता है, इस कनक का मतलब धतूरा और इस कनक का मतलब क्या होता है, सोना होता है। तो थोड़ा सा देखिएगा, करे कनक कनक तीस सगुनी मदकता अधिकाय, या खाए बौड़ाए, यानी कि यहाँ धतूरा खाइएगा तो बौड़ा जाइएगा। कनक मतलब सोना मिल जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, बौड़ा जाइएगा, मतलब मन जो होगा आपका घबरा जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 39 नंबर कह रहे हैं कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है क्या, तो अलंकार करता है। और अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार के 3 भेद होते हैं। अलंकार का वर्गीकरण करने का सबसे पहले प्रयास किसने किया था, तो याद रखिएगा पूछा हुआ है, वामन ने किया था। किसने किया था, वामन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, 40 का है कि मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार है। तो देखिएगा कि यहाँ पर जो है वर्णों की आवृत्ति हो रही है, म वर्णों की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। देखिए यहाँ म दिया है, यहाँ म, यहाँ म। तो जब वर्णों की आवृत्ति होता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। क्या होता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 41 देख लीजिए। 41 का रहा है, सजना है मुझे सजना के लिए किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर दो शब्द आया है, सजना और सजना। तो समझिए कि इसमें क्या है, यमक अलंकार ना होगा जी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। अब समझिएगा सजना का मतलब क्या होता है। यहाँ पर सजना का मतलब हो जाएगा सवर्णा, सजना सवर्णा होता है। और यहाँ पर सजना का मतलब होता है प्रियतम, प्रियतम जिसे आप प्रेमी कहते हैं, यानी कि सवर्णा है प्रेमी के लिए। तो अर्थ दोनों अलग अलग दे रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार, यमक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 42 नंबर कह रहा है कि विवक्षा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विवक्षा अलंकार को हम लोग बोलते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने।
तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। आपको हम बताए थे कि यदि किसी पंक्ति में योजक चिन्ह के साथ क्या मिले, सा मिले या सी मिले या से मिले, तो समझ जाइए कि वहाँ उपमा अलंकार होगा। देख लीजिए पंक्ति में योजक चिन्ह के साथ मिला है सा। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 44 नंबर। कह रहा है कि यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है कि अरविंद शब्द क्या है। तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि जो आप देख रहे थे सा सी से, इसको याद रखिएगा। यदि किसी पंक्ति में सा सी से शब्द दिखाई दे तो समझिए कि उसको हम लोग बोलते हैं वाचक शब्द। क्या बोलेंगे, वाचक शब्द बोलते हैं। तो देखिए से क्या है, यहाँ पर वाचक शब्द है, और वाचक शब्द के पहले वाला शब्द ही क्या होता है, उपमान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछ रहा था ना कि अरविंद क्या है, तो वाचक शब्द के पहले आया है तो अरविंद क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए। 45 नंबर कह रहा है हरिपद कोमल कमल से, इस उक्ति में कौन सा अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से, इस उक्ति में कौन सा अलंकार है। आपको हम उपमा अलंकार में बताए थे, क्या बताए थे कि एक वस्तु या एक प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से किया जाएगा तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। डिफिनीशन सुनिए, एक वस्तु या एक प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु से किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। समझिएगा यहाँ पर हरिपद कोमल, हरिपद कैसा है, कोमल है कमल से, यानी कि हरि के पैरों की तुलना जो है कमल से किया जा रहा है। तो यहाँ पर तुलना किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ भगवान हरि के पैरों की कोमलता जो है, कोमलता के आधार पर क्या कमल की तुलना किया जा रहा है। तो याद रखिएगा जब किसी एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु से किया जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। हरि के पैरों की तुलना किससे किया जा रहा है, कमल से किया जा रहा है। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है 46 नंबर, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा उप का अर्थ जो है समीप होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं 47 नंबर। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। तो ध्यान रखिएगा उपमा अलंकार में, उपमा अलंकार का जो अंग होता है 4 अंग होता है। कितना अंग होता है, 4 अंग होता है। पहला जो है उपमेय है, उपमान है, वाचक है और साधारण धर्म है। तो आपसे पूछा था कि पीपर पात क्या है, तो ध्यान दीजिएगा आपको हम बताए थे कि किसी वाक्य में वाचक शब्द के पहले, जैसे वाचक शब्द किसे बोलेंगे, जैसे सा हो गया, सी हो गया, से हो गया, सम हो गया, ठीक है ना, या सरिस हो गया, ये क्या है, वाचक शब्द है। इसको हम लोग बोलेंगे वाचक शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, वाचक शब्द इसको हम लोग बोलते हैं। तो आपको हम अभी बताए थे तुरंत कि वाचक शब्द के पहले वाला जो होता है क्या होता है, वही उपमान होता है। तो वाचक शब्द देखिए इसमें जो है सरिस है, और सरिस के पहले क्या दिया है, पीपर पात। यही तो पूछा है कि पीपर पात क्या है, तो पीपर पात क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आपको याद क्या रखना है कि वाचक शब्द के पहले वाला जो शब्द होता है वही जो होता है उपमान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट हो जाए। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 48 कह रहा है कि जलता है यह जीवन पतंग में उपमेय है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है उपमेय पूछा हुआ है। तो उपमेय में आपको याद रखना है कि वाक्य में क्या हो, जिसका वर्णन हो। वाक्य में जिसका वर्णन हो वही उपमेय होता है। वाक्य में जिसका वर्णन होगा वही क्या होगा, उपमेय होगा। तब देखिएगा जलता है यह जीवन पतंग, किसका वर्णन हो रहा है भाई, तो जीवन का वर्णन हो रहा है। तो जीवन क्या है आपका, उपमेय हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। 49 नंबर कहा जा रहा है कि निम्न पंक्तियों में अलंकार पहचानिए। कर प्रेम अमीय मंद्रु बिरहु भररु पयोधि गंभीर
मथि प्रगटऊ शुर साधु हित कृपाणु सिंधु रघुवेद। इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम रूपक अलंकार में आपको हम क्या बताए थे, इसमें हम आपको बताए थे डिफिनीशन के तौर पर कि जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप हो, वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, गुण की अत्यंत समानता के कारण जो होगा उपमेय में ही क्या होता है, उपमान होता है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 50 नंबर कह रहा है कि समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका जो होगा रूपक अलंकार हो जाएगा। इसमें तो ऐसे ही योजक चिन्ह दिख रहा है, तो परिभाषा का कोई काम ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। कौन सा शब्दालंकार नहीं है, तो देखिए ये अनुप्रास शब्दालंकार है, यमक भी शब्दालंकार है, श्लेष भी शब्दालंकार है, लेकिन रूपक जो है शब्दालंकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है 52 नंबर, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ऐसे ही दिख रहा है कि इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। अनुप्रास में क्या होता है बाबू, वर्णों की क्या होता है, आवृत्ति होता है। और उपमा अलंकार कैसे पहचानेंगे, तो योजक चिन्ह के साथ क्या दिया रहेगा, सा सी शे शम और सरीस शब्द मिल जाए तो समझिए कि उसमें क्या है, उपमा अलंकार है। आपको बताया तो उत्प्रेक्षा अलंकार में कि यदि किसी वाक्य में मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु शब्द दिया रहे तो समझ जाइए कि वहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अंत में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।